स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में फिर से आज शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की। और बायोमॉलिक्यूल चल रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पर, जो कि हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड्स बताए थे आपको कितने होते हैं। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, और डीएनए आरएनए के बारे में बताया था उसमें, और बताया था कि डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन, जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, किस तरीके से डीएनए आरएनए जो केमिकली बनते हैं। और वहाँ पर हमने जो लास्ट अपना छोड़ा था वो था न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, मेन बात आपको एक वहाँ पर मैंने स्केलेटन बना के बताया था, जो कि बेस से लेकर और टॉप तक न्यूक्लिक एसिड्स कैसे बन जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनती है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट रेडिकल से, और न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं पेंटोस शुगर और क्या कहते हैं नाइट्रोजनस बेस से। ठीक, ये पूरा आपको पिछले वीडियो में पूरी थ्योरी और पूरा जो कैलकुलेशन है वो सब मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से आगे बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म करता है। तो मेन बात ये है, यहाँ पर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर देखें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर बात करते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीधा सा मतलब है कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जो है जब बॉन्ड करेंगे, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड करके वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, मतलब ये है सीधा सा अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होता है। न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोस शुगर होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ फर्स्ट कार्बन जो है ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है इससे कोई बेस इंक्लूड होगा, नाइट्रोजनस बेस, जो कि ATGC, AUGC कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर जो है हम कौन सा न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं या आरएनए न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं। डीएनए आरएनए में कैसे जो है कन्फर्मेशन करेंगे, वहाँ पर सेकेंड कार्बन पर अगर H और H है तो ये डीएनए का होगा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर का होगा, और अगर यहाँ पर OH है तो ये फिर किसका होगा, फिर ये राइबोस शुगर का होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये डिपेंड करेगा सेकंड कार्बन पर। और यहाँ पर जो इंक्लूड रहेगा वो रहेगा फॉस्फेट रेडिकल। ठीक, इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और जब न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्डेड हो जाएंगे, अब यहाँ पर क्या करता है न्यूक्लियोटाइड जो बॉन्ड करता है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से और थर्ड कार्बन का OH ग्रुप ज्वाइन होता है। मतलब क्या है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा इस तरीके से, और यहाँ पर ये बॉन्ड करेगा फिफ्थ कार्बन से, यहाँ पर होगा CH2, और ये फिफ्थ कार्बन होगा इस तरीके से, यहाँ पर फिर से बेस, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड H OH H OH H, इस तरीके। तो आप यहाँ देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, ये फिफ्थ कार्बन और ये थर्ड कार्बन, यानी एक, अब यहाँ पर ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है और एक ये सिंगल, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड कर रहे हैं, वहां पर एक न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से फॉस्फेट रेडिकल से बॉन्ड हो रहा है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसी चीज को बहुत ध्यान से समझना है। एक्चुअली जब भी न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड करेंगे तो वहां पर एक न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बॉन्ड करेगा। इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के थ्रू दो न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड करते हैं, और इसी तरीके से मल्टीपल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म कर देते हैं। यानी इस तरीके से 3-5-3-5-3-5 बॉन्डिंग होती जाती है, और किसके थ्रू होती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू होती चली जाती है। और इस तरीके से एक बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर जो बनती है उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो किसको फॉर्म करती है, डीएनए को और आरएनए को, ठीक है। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो चेन वो डीएनए में भी हो सकती है और वो आरएनए में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि अगर यहाँ पर ये OH ग्रुप ज्वाइन है सेकंड कार्बन पर तो वो आरएनए के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है दैट रिप्रेजेंट आरएनए। और अगर यहाँ पर H रह जाता है, OH के प्लेस पर क्या रह जाता है, H रह जाता है, तो यहाँ पर ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी डीएनए को, ये डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी रहेगी, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस है डीएनए में आरएनए में, उसमें मेन डिफरेंस है शुगर का और बताया था आपको बेस का। एक्चुअली डीएनए में आपको बताए थे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये डीएनए में होते हैं। और आरएनए में एडेनिन सेम रहता है, थाइमिन के प्लेस पर यूरेसिल आता है, साइटोसिन ग्वानिन ये सेम है। मतलब ये डिफरेंस है, ये बेस में जो डिफरेंस आता है, ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं तो डीएनए में ये रहते हैं, आरएनए में ये 4 रहते हैं, और थाइमिन के प्लेस पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। फर्स्ट जो डिफरेंस होता है वो शुगर में होता है, डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में राइबोस शुगर होती है, ठीक है। और ये दो मेन जो डिफरेंस है यहाँ पर, इसके अलावा फिर आगे के डिफरेंस क्या होते हैं। तो इस तरीके से पहली बात ये है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, मल्टीपल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। यहाँ पर के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू C1 to C3 to C5 इस तरीके से बॉन्ड करते रहते हैं और वहां से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही डीएनए आरएनए को फॉर्म करती है। अब बात करते हैं कि आगे इसमें और डिफरेंस क्या है डीएनए में और आरएनए। तो यहां से आगे अगर चले हम तो डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड फॉलो करते हैं, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड फॉलो करता है। इसीलिए डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स होती है। डबल हेलिक्स क्या होती है ये देखना है हमको। एक्चुअली क्या है, वॉटसन एंड क्रिक ये साइंटिस्ट थे, वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक, ये वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंट किया। डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल में क्या होता है कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, यहाँ पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो पैरेलली इस तरीके से और शिफ्ट करेंगी, मतलब सर्कुलर हेलिक्स की तरीके से राउंडली चलती रहेंगी। और वहां पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है, अब आपको पता है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनती है जहां पर मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं और वहां पर C1 पर बेस होता है और C5 पर जो है फॉस्फेट रेडिकल होता है। वो फॉस्फेट रेडिकल दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनता है, जो भी पहले बताया था अभी। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं डबल हेलिक्स मॉडल की, तो उसको एक तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, यहाँ पर ये लाइंस पैरेलल मूव करेंगी इस तरीके से। ये यहाँ पर ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है। और यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन पर जो बेस होता है एडेनिन, वो हमेशा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड करेगा और साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन से बॉन्ड करेगा। और यहाँ पर इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से या साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और थाइमिन और एडेनिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड करेंगे। ये एक नॉर्मल इनका सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये इस तरीके से जो कहलाता है डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। इसमें दो स्ट्रैंड्स जो हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो पैरेलली एक तरीके से मूवमेंट करते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे अगर बात करें तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट कार्बन है और फर्स्ट कार्बन से हमारा
कोई बेस जुड़ा है जिसको हम यहाँ पर ए से शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5th कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, और ये 3rd कार्बन जो है फॉस्फेट रेडिकल से ज्वाइन है, जो कि नेक्स्ट यूनिट की इस तरीके से 5th कार्बन से, ये 5th कार्बन, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर 1st कार्बन तक हम कोई बेस शो कर सकते हैं, यहाँ पर टी लगा सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से फिर नेक्स्ट 3rd कार्बन, फिर 5th कार्बन से, नेक्स्ट यूनिट के 5th कार्बन से बॉन्ड करेगा। इस तरीके से ये शुगर है, ये पेंटोस शुगर चल रही है हमारी, ये इस तरीके से यहाँ पर। अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। अब एडेनिन जो है वो थाइमिन से इस तरीके से बॉन्ड करेगा, और दूसरी न्यूक्लियोटाइड अपोजिट साइड से चलती है, मतलब इस तरीके से चलते हैं ये न्यू करके, इस तरीके से एक अप साइड चलेगी और दूसरी डाउन साइड आएगी, इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट ये मूवमेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये ज्वाइन करेगा, इसकी जो चेन होगी वो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये 3rd कार्बन होगा और ये 5th कार्बन होगा, और इस तरीके से यहाँ पर ये थाइमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरीके से ज्वाइन करेगा, ये 3rd कार्बन, ये 5th कार्बन, इस तरीके से यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड करेगा, इस तरीके से, और ये 3rd कार्बन, ये 5th कार्बन। तो ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने शो किया था। इसमें अगर यहां से देखें तो अप टू डाउन, सॉरी डाउन टू अप क्या हो रहा है, ये 3rd कार्बन है और ये ये 5th कार्बन है और ये 3rd कार्बन, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहा है, और यहाँ पर देखें तो ये 3rd कार्बन है और ये 5th कार्बन, अपोजिट हो जाता है, ठीक। इसका मतलब ये डाउन टू अप और ये अप टू डाउन, ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये एक दूसरे के अपोजिट जो है मूवमेंट करती हैं। तो ये यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक। यहाँ से आगे चलते हैं आरएनए के बारे में। एक्चुअली आरएनए जो है उसमें डबल स्ट्रैंड नहीं होता, वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रेट भी हो सकता है, और कभी कभी इस तरीके से हेलिक्स भी ले सकता है, और कभी कभी स्प्रिंग की तरीके से इस तरीके से भी ले सकता है। ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे, वो किस तरीके की एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन क्या है, इस तरीके से वो अपने आप को चेंज करता रहता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। अब बात आती है आरएनए की। तो आरएनए और डीएनए में एक तीसरा डिफरेंस क्या है कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, डबल हेलिक्स होता है, और आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है। ये 3 मेन चेंज हो गए, 3 मेन डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस मेन क्या है हमारा, चौथा डिफरेंस है वर्किंग का, बायोलॉजिकल फंक्शंस का। डीएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करता है, वो इंफॉर्मेशन देता है। यानी प्रोटीन सिंथेसिस का जो कंपोजिशन होगा, किस तरीके से प्रोटीन बनेगी, कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन कौन से अल्फा एमिनो एसिड्स जुड़ेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए देता है। और डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डीएनए हमेशा कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। आरएनए जो है वो प्रोटोप्लाज्म में होता है। आरएनए जो है वो कितने टाइप का होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मेन बात क्या है कि आरएनए, डीएनए सिंगल होता है, सिंगल मतलब कहने का है डीएनए में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते, डीएनए अपने आप में सर्वाइवल है, अपने आप में सिंगल है। आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, एमआरएनए कहते हैं हम मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। एक होता है टीआरएनए, टीआरएनए इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। एक होता है आरआरएनए। आरआरएनए क्या करता है, इन सब की वर्किंग बताते हैं अभी। इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये 3 आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक। अब बात ये कि जो सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, उसकी इंफॉर्मेशन देगा डीएनए। और डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में होता है, यानी कि वो मैसेंजर के थ्रू आरएनए को इन्फॉर्म करता है कि भाई आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है। एक्चुअली जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्टर एंड जो वर्कर्स होते हैं, मतलब आप
अगर कहीं मकान बनता देखो तो एक कॉन्ट्रैक्टर होगा जो पूरा का पूरा विजन करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा और नजर रखेगा उस पर, वो काम नहीं करेगा। वो केवल क्या है, वो बताएगा कि ऐसे करके करना है, ये यहाँ पर दीवार लगानी है, यहाँ पर पिलर लगाना है, इस तरीके से। और करेगा कौन, उसको वर्कर्स करेंगे, ठीक है, जिन्हें मिस्त्री या मजदूर कहते हैं, जो भी है। बात ये है कि यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसका सुपरवाइजर कौन है, डीएनए। इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, डीएनए दे रहा है। कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन कैसे करेगा, ये सब डिसीजन वो इन्फॉर्मेशन में दे देता है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन किस पे आती है, आरएनए पर आती है, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स पर आती है। आरएनए मॉलिक्यूल्स पर जब इन्फॉर्मेशन आती है तो आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए ला करके इन्फॉर्म करता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमको प्रोटीन सिंथेसिस करना है और उसके लिए हमको अल्फा एमिनो एसिड्स लगेंगे। तो वो कहता है कि ट्रांसफर आरएनए से कि भाई तेरा काम है, तू फटाफट कहीं से भी जा, ढूंढ के ला, पकड़ के ला, कैसे भी करके। तो टीआरएनए फटाफट सर्कुलेट होकर के अल्फा एमिनो एसिड्स ढूंढ कर लाते हैं। वहीं पर आरएनए क्या करता है, आरएनए जो है वो वहां पर एक उसको बेस क्रिएट करके देता है, जहां पर आकर के अल्फा एमिनो एसिड्स जो है एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। तो इस तरीके से आरआरएनए जो है वो एक पूरा बेस बनाने कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सांचा कहते हैं जिसको, ठीक है, और डाई कह सकते हैं कुछ भी। तो वहां पर टीआरएनए एक एक करके आते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स लाते हैं, और अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके ज्वाइन होते चले जाते हैं। और जब पूरी इंफॉर्मेशन के थ्रू, पूरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जो ज्वाइन हो जाते हैं, तो वहां पर एक प्रोटीन बन जाती है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन कौन देता है, डीएनए देता है। तो इस तरीके से डीएनए का मेन फंक्शन क्या है, डीएनए का मेन फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। बट प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन देता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता नहीं है, डीएनए करेगा नहीं, वो केवल इन्फॉर्म करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस की वर्किंग कौन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस की वर्किंग करेगा आरएनए, और वो भी आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलकर करेंगे, अकेला आरएनए नहीं करेगा, आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलकर करेंगे। क्लियर है इतनी बात। ये बात होगी हमारी जो मेन फंक्शन था डीएनए आरएनए का। इसके अलावा एक टॉपिक आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, एक टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक्चुअली फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है, फिंगरप्रिंट से क्या मतलब है यहाँ पर। तो फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पर थोड़ा एक बहुत स्पेसिफिक नेम है, और वो हमारे फिंगर से ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, डीएनए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरीके से अब काम करता है ऑल ओवर वर्ल्ड, और उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है। एक्चुअली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो मेन बात है फिंगर, ये फिंगर्स है हमारी। अब हमारी फिंगर्स में आप ये टिप्स देख रहे हो, हमारी ये जो टिप्स होती हैं, ये जो इन पर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूनिक होती है। मतलब अगर मेरे जो ये स्ट्रक्चर है टिप्स की, तो कहीं पर भी अगर ऐसे मैं हाथ रखूंगा तो वहां पर मेरी छाप पड़ेगी। मतलब मैंने यहाँ पर हाथ रखा तो इस बोर्ड पर इतने पर मेरी उंगलियों के जो है प्रिंट आ जाएगा, और ये पर्टिकुलर मेरी ही आइडेंटिफिकेशन है। ऐसी जो प्रिंट्स हैं फिंगर टिप्स पर, वो केवल मेरे ही फिंगर्स पर होंगे, किसी अदर पर्सन के फिंगर्स पे नहीं होंगे। मेरा जुड़वा भाई भी होगा ना, मेरे पिताजी भी होंगे ना, उनकी फिंगर टिप्स पर, मेरे जुड़वा भाई की फिंगर टिप्स पर ऐसे प्रिंट्स नहीं होंगे। किन्हीं भी दो पर्सन के फिंगर टिप्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, इसीलिए इसको फिंगर प्रिंटिंग से ज्वाइन करके देख रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक ही होता है, वो किसी से मैच नहीं करेगा। तो इसी तरीके से किसी भी पर्सन का जो डीएनए है वो भी किसी अदर पर्सन के डीएनए से मैच नहीं करेगा। अदर पर्सन से मतलब है मेरे पेरेंटल डीएनए से तो मैच करेगा, लेकिन जो पैटर्नल मेरे हैं माता पिता के जो डीएनए उससे मैच करेगा मेरा, लेकिन किसी अदर पर्सन के डीएनए से मैच नहीं। यानी पर्टिकुलर एक सीरीज का, एक स्पीसीज का पूरा जो डीएनए होता है वो रिजर्व रहता है, वो उसी स्पीसीज को ही शो करेगा, उसी स्पीसीज पे फॉलो अप करेगा। तो इस तरीके से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो पर्टिकुलर किसी डिजीज, किसी पर्सन को, किसी अननोन पर्सन की बॉडी को, डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, और जो सस्पेक्ट्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको पकड़ने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत काम आता है। और कुछ अब जो डीएनए, एक्चुअली डीएनए की जो एडवांसमेंट हुई है, जितना डिस्कवरीज के बाद उसके बाद जो एडवांसमेंट हुआ है वो हाल के सालों में ही हुआ है, पिछले 25-30 साल में हुआ है। उससे पहले थोड़ा डिफिकल्टीज होती थी। तो वहाँ पर क्या है कि जो पुरानी स्पीसीज हैं,
जो खो चुकी हैं, मतलब या जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनके बारे में पूरी नॉलेज गेन करने के लिए अब दोबारा से उनके डीएनए सिंथेसाइज करे जा रहे हैं और डीएनए से उनके विश्लेषण करके, उनको एनालाइज करके उनके बारे में नई रिपोर्ट्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत बिग लेवल पर, बहुत ब्रॉड लेवल पर काम करता है और नई नई स्पीसीज के लिए, पुराने स्पीसीज के कैरेक्टर्स के लिए, पुराने स्पीसीज के डिसलोकेट होने के लिए, उनके विलुप्त होने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू बताई जा रही है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है? एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु एक हादसे में हो जाती है, एक सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बताइए उस व्यक्ति की पहचान किस विधि के द्वारा की जाएगी? तो उस विधि का नाम होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वो जो मेथड है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। उसका डीएनए एक कुछ दिन के लिए डेड बॉडी को कंजर्व किया जाएगा, जब तक कि एक उनका प्रोटोकॉल होता है कि किसी अननोन डेड बॉडी को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद उसको वो क्रीमेट कर देते हैं, उसके बाद उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। जो भी किया जाता है, जैसा भी हो, नहीं पता होता तो दाह संस्कार कर देते हैं। अदरवाइज एक टाइम पीरियड तक, जब तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, तब तक के लिए उसको वो कंजर्व कर लेते हैं, वो सुरक्षित रख लेते हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो उसको क्रीमेट कर देते हैं। बट उसके कुछ जो डीएनए सोर्सेज हैं उनको वो कंजर्व करते हैं, वो उनकी रिपोर्ट को रख लेते हैं, ताकि बाई चांस भविष्य में कोई पर्सन ढूंढता हुआ है कि साहब इस व्यक्ति का कोई ऐसा कोई पता होता हो, तो वहाँ पर वो जो लोग होते हैं जो उस काम को करते हैं, वो डीएनए से कंफर्म करके बताते हैं कि हाँ जो व्यक्ति मरा है वो उसका डीएनए से मिल रहा है। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड्स में एक आध दो बार, ठीक। तो यहाँ पर आकर के हमारे ये न्यूक्लिक एसिड्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर हम चैप्टर को फिनिश करते हैं, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे एमीन्स, ठीक। एमीन्स के बारे में इसमें हाँ एक्चुअली हार्मोन्स रह गए। हार्मोन्स का एक मैं आपको छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बता देंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने अपलोड कर देंगे, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।